हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में कोई खास चेंज नहीं होता है। जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बस जहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर आता था, अब वहाँ पे डिसीज्ड पार्टनर आएगा और उसका कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। दूसरी चीज़, जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, तो वहाँ पे जो भी बैलेंस बचता था उसके कैपिटल अकाउंट का, उसे ट्रांसफ़र करते थे उसके लोन अकाउंट में। लेकिन डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हमें उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलते हैं, उसके अकाउंट में हमें इसे ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखते हैं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करना होता है और कैसे करना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर आर सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी कि जो डेथ ऑफ अ पार्टनर की कंडीशन में हमें जो ट्रीटमेंट करने हैं वो सारे रिटायरमेंट की तरह हैं। यानी कि जैसे कैपिटल लिखते थे उसी तरीके से कैपिटल लिखेंगे, करेंट अकाउंट लिखेंगे, शेयर ऑफ गुडविल लिखेंगे, उसके बाद रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो लिखेंगे, रीवैल्यूएशन में गेन या लॉस होगा वो लिखेंगे। मतलब सारी चीज़ें एक जैसी होंगी। लेकिन बस चेंज क्या है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो फिक्स डेट हो सकता है कि ईयर के एंड में या ईयर के बिगिनिंग में रिटायर हो जाए। लेकिन डेथ की कंडीशन में कोई फिक्स नहीं होता कि डेथ उसका कब होगा। वो किसी भी डेट में हो सकता है, वो ईयर का बिगिनिंग हो सकता है, एंड हो सकता है, मिड हो सकता है, 1-2 महीने बाद हो सकता है ईयर स्टार्ट होने के। तो देखिए आगे क्या है इसमें, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके पैसे को किसको पे करेंगे, जो अमाउंट पेबल होगा उसको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे किया जाएगा। आगे दिया है, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो अमाउंट ड्यू होगा डिसीज्ड पार्टनर का, वो कैसे पे करना है और क्या क्या उसको मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, कौन कौन से अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना होगा, जो अमाउंट पेबल है उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आएगा द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल और करेंट अकाउंट। यानी कि कैपिटल बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है, डेथ से पहले की, और उसमें कैपिटल या करेंट अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में है या क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे डिसीज्ड पार्टनर का, तो उसके क्रेडिट साइड में उसका कैपिटल और करेंट अकाउंट आएगा। हिज शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल में जो फर्म की गुडविल होगी उसमें उसका जो शेयर होगा, एंट्री सेम हुई है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग होता था, अब टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर करेंट ईयर टिल डेथ, क्योंकि डेथ का अपडेट फिक्स नहीं हो सकता, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उसका डेथ हुआ हो, तो उतने दिन तक का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है, पार्टनरशिप डीड में है उसके लिए प्रोविज़न, तो उसे उतने दिन का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। फिर इसके बाद है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डेथ। अब देखिए उसका जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो भी उसको मिलेगा बिगिनिंग से लेकर के डेथ की डेट तक। जैसे आपने रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर में कैलकुलेट किया था कि अगर वो रिटायर होता है ड्यूरिंग द ईयर, यानी 1, 2, 3, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद अगर वो फर्म से रिटायर होता है, तो ईयर के बिगनिंग से लेकर के रिटायरमेंट की डेट तक का हम उसे प्रॉफिट देंगे। और वो 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, एक टाइम बेसिस पे, दूसरा सेल बेसिस पे। आगे हम उसको पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। फिर हिज शेयर ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन, डेथ की डेट पे हम रीवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, और उस टाइम पे जो भी गेन आएगा वो उसके क्रेडिट में उसका शेयर लिखा जाएगा। हिज शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कोई जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और ये सारी चीज़ें आपको लायबिलिटी साइड में या तो लिखी मिल रही हैं, तो उसमें से जितना उसका शेयर होगा उसके क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर हिज सैलरी और कमीशन अप टू द डेट ऑफ डेथ,
इफ़ अलाउड बाय द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी या कमीशन के लिए कोई प्रोविज़न है तो उसका जितना शेयर होगा, यानी कि ईयर के बिगिनिंग से लेकर के डेथ की डेट तक का, तो उतने दिन का उसको सैलरी या कमीशन भी दिया जाएगा। इसके बाद डेबिट साइड में क्या क्या आएगा वो भी देखते हैं। तो द अमाउंट स्टैंडिंग टू द डेबिट ऑफ हिज कैपिटल और करेंट अकाउंट, अगर उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या फिर आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है, तो जब डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, परचेज गुडविल जो हमारा होता है, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा होता है या आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिल गया, गुडविल अपेयर इन द बुक्स, तो उसमें जितना डिसीज्ड पार्टनर का शेयर होगा वो आएगा डेबिट में। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, या फिर वो एसेट साइड में लिखा हो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि एसेट साइड में होगा, जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनमें उसका शेयर जितना होगा। फिर उसके बाद हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कोई एक होगा। गेन है तो क्रेडिट में और लॉस है तो जितना उसका शेयर बने उसके डेबिट में लिख दो कैपिटल अकाउंट के। हिज ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग करता है ईयर के बिगिनिंग से लेकर के डेट ऑफ डेथ तक, तो उतने दिन का जो भी उसका ड्राइंग होगा वो लिखा जाएगा और उतने ही दिन का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसके बाद एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म इफ एनी, अगर डिसीज्ड पार्टनर ने फर्म से कोई लोन या एडवांस ले रखा है तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और इसके बाद यहाँ पे जब कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे डिसीज्ड पार्टनर का, तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना होगा। बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मोस्टली क्वेश्चन में नहीं दिया होता है प्रिपेयर करने के लिए। आपको सिर्फ इतना बोलेगा प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा इसके कैपिटल अकाउंट में, तो अगर बैलेंस बच रहा है तो वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। और हमें डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? पहली चीज़ कि करेंट अकाउंट जो बैलेंस होगा वो शुड बी ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके करेंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना होगा बाय डिसीज्ड पार्टनर करेंट अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, टू डिसीज्ड पार्टनर करेंट अकाउंट। अब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मान लो क्लियरली ना लिखा हो तो कैसे पता चलेगा? अगर लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस, एसेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट किसके? डिसीज्ड पार्टनर के, उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को क्या करना होगा? ट्रांसफर्ड टू अ न्यू अकाउंट ओपनड इन द नेम ऑफ हिज एग्जीक्यूटर्स, उसके एग्जीक्यूटर के नेम का एक हमें अकाउंट ओपन करना होगा और पूरा का पूरा बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र करना होगा। उसके लिए एंट्री क्या करनी होगी? डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अभी तक आप क्या करते थे रिटायरमेंट में? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, आप ये करते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है? डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद नंबर आता है पेमेंट का। अब पेमेंट कैसे करेंगे कि जो एग्जीक्यूटर है डिसीज्ड पार्टनर का, उसको हम पैसा कैसे देंगे? बाकी जो पार्टनर होंगे उसके अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करेंगे? तो सेटलमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है इन फुल इमीडिएटली इन लमसम, मतलब पूरा का पूरा पैसा उठा के तुरंत दे दो डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। दूसरा होता है इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, मतलब एक बार में पैसा ना दो, 2-3 बार में दे दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो एंट्री दोनों की कंडीशन में क्या होगा? ये ट्रांसफ़र करने के बाद अगर लमसम पेमेंट है तो हमें एंट्री करनी होगी डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या करना होगा? डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी। अगर इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा, डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर को, तो रिसीवर डेबिट, और टू पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। दूसरा, अगर हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो सबसे पहले इस एंट्री के बाद जब हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा। भाई जिस दिन हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया उस दिन से लेकर के जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है पहले उतने दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो एंट्री क्या होगी, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, डेबिट होगा, मिलेगा किसको, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, तो टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन पे तो डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट 6% पर एनम की रेट से रिसीव करने का राइट होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड, जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा तो विथ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, जो डिसीज्ड पार्टनर था उसके कैपिटल में बैलेंस कितना आया, 1 लाख रुपीज़। अब इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है तो डिवाइड बाई 4, अमाउंट कितना हुआ 25,000, ठीक है। और इसके बाद हम इंटरेस्ट भी निकाले हैं, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जैसे पेमेंट हमें करना है 1 लाख रुपीज़ का और पेमेंट मान लीजिए हम 30 जून, और फिर इसके बाद हम पेमेंट कब करते हैं, 30 जून हो गया, फिर इसके बाद 31 दिसंबर, 2 दिन पेमेंट करते हैं। जनवरी टू मार्च, जनवरी टू दिसंबर है, जनवरी 1 जनवरी से ईयर स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को ईयर एंड होगा। तो अब देखिए 1 लाख रुपीज़ ड्यू था, 25,000 रुपीज़ पर इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट कब देना है, 30 जून को, तो कितना मंथ हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ। तो 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि 6% है तो 6 मंथ का। फिर इसके बाद 25,000 रुपीज़ पे करेंगे तो एग्जीक्यूटर को, तो कितना पे होगा, 25,000 प्लस इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आएगा, 6 2 12, 2 3 6, 2 0 काट दो, 3,000 प्लस 3,000, 28,000 पेमेंट हो गया। इसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट कब देना है, 31 दिसंबर को। अब 1 लाख रुपीज़ में से हम 25,000 तो दे ही चुके हैं, तो इंटरेस्ट कितने में निकलेगा, 75,000 पे 6%। और फिर अगला हमको 30 जून को देना है, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 6/12, क्योंकि जून के बाद इंस्टॉलमेंट कब दिया, दिसंबर में, तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने हुए, 6 महीने का फिर निकालेंगे, फिर इसी तरीके से पेमेंट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया जाएगा। तो ये पेमेंट का मेथड है, और इस बार सेशन 2020-21 में सीबीएसई ने इसको हटा दिया है इंस्टॉलमेंट का, आपको लोन अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद कि जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपने उसको रिटायरमेंट में पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम वही है, एक बार हम उसको रिपीट कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि डिसीज्ड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम वो प्रॉफिट ढूंढें जिस प्रॉफिट के बेसिस पे हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। अब वो एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, वो जो है प्रीसीडिंग 5 ईयर, प्रीसीडिंग 3 ईयर हो सकता है, या फिर आपको एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर प्रॉफिट बोल सकता है, या बोल सकता है लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो जिस भी प्रॉफिट पे कहा हो वो प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और उसके बाद डिसीज्ड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स जो भी कैलकुलेट करने के लिए कहा हो, इनटू हिज शेयर मतलब डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, इनटू मंथ्स अपॉन 12, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि ईयर के शुरुआत से लेकर के जिस दिन पार्टनर का डेथ हुआ है उस दिन तक का कितना मंथ हुआ वो फाइंड करेंगे अपॉन 12। या फिर इसकी जगह पे क्या हो सकता है कि डेज अपॉन 365, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की बेसिस पे क्या करते हैं,
भाई प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रीवियस ईयर में सेल कितना हुआ था, वो हमको गिवन होगा। तो उसकी हेल्प से प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में हुआ था। तो कैसे निकलेगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100 अपॉन पता चल जाएगा कि कितना परसेंट प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हुआ। अब इसके बेसिस पे हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो करंट ईयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें चाहिए करंट ईयर सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ गिवन होगा आपको, इनटू जो रेट आपने निकाला है परसेंटेज रेट अपॉन 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये जो आपने करंट ईयर का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकाला है इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसके शेयर का आपको मिल जाएगा डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए एंट्री क्या होती है कि अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नहीं बदला होगा, तो पहला है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं किया तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर रेशियो चेंज कर लिया होगा तो कंटिन्यूइंग यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जैसे रिटायरमेंट में करते थे बिल्कुल सेम वही है। अगर आपको गुडविल ऑलरेडी अपेयर मिला बुक में या एग्जिस्टिंग गुडविल है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल लिखा है, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, क्योंकि भाई वो अपना शेयर अब तो छोड़ गया, उसको तो कुछ अब मिलना नहीं है, तो उसने अब तक जो एफर्ट यूज़ किया भाई और जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें उसका भी तो शेयर है, कंपनसेशन उसको भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो उसका शेयर तो चला गया, तो अब उसे कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्म की वैल्यूड गुडविल होगी उससे हम कंपनसेशन पे करेंगे, और उसके लिए एंट्री होती है कंटिन्यूइंग यानी कि जो गेनिंग पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद हमें ध्यान देना है कि सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजंस दिए हैं। अब वो प्रोविज़न क्या है कि अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे यानी जो पैसा अभी देना बाकी रह गया जिसका पेमेंट नहीं किया है उस पर वो इंटरेस्ट भी रिसीव कर सकता है या वो प्रॉफिट भी मिल सकता है उसको, जब तक फाइनल बैलेंस शीट नहीं बनती, यानी फाइनल पेमेंट जब तक नहीं हो जाता उसको, या फिर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा अगर सब लोग एग्री हैं तो। लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं किया गया कि क्या होगा, कि भाई आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आप प्रॉफिट में शेयर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है, तो ऐसे कंडीशन पे जो डिसीज्ड पार्टनर होगा उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे जो बकाया पैसा है उस पे इंटरेस्ट या प्रॉफिट दोनों में से कोई एक रिसीव करने का राइट होगा। अगर प्रॉफिट रिसीव करने का राइट होगा तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो भी कैपिटल के प्रोपोर्शन पे होगा। कैसे निकाला जाएगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, यानी जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, कितना पैसा अभी बाकी है, डिवाइड बाई कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जो पार्टनर्स हैं सबके कैपिटल प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, और इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल लास्ट बैलेंस शीट, जो लास्ट बैलेंस शीट बनेगी उस दिन के डेथ से लेकर के लास्ट बैलेंस शीट के बीच में जो प्रॉफिट कमाया उससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट लेना चाहेगा कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा तो ऐसे कंडीशन पे अगर कोई भी रेट डिसाइड नहीं है तो 6% पर एनम की रेट से उसे इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट होगा। तो ये तो थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अब हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज वो होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर का क्वेश्चन आज के दिन हम सॉल्व करेंगे। एक्स, वाई एंड जेड वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। Z died on 31st May 2018. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of profit before death.
Profit for the year ended 31st March 2016, 17 and 18 were rupees 18,000, 19,000 and rupees 17,000 respectively. Calculate Z's share of profit till his death and pass necessary journal entry for the same, assuming first, there is no change in profit sharing ratio of remaining partners, and second, there is change in profit sharing ratio of remaining partners, न्यू रेशियो बीइंग 3:2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एंट्री जो हमें करनी है वो दो केस में करनी है। पहले कंडीशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, और दूसरे कंडीशन में जब कंटिन्यूइंग यानी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलेंगे। तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है, पहले हम वो डिसाइड करें कि भाई सेल बेसिस है कि हमारा यहाँ पे टाइम बेसिस है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट था उससे लेकर के डेट ऑफ डेथ तक के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, मतलब टाइम बेसिस बोल रहा है क्योंकि सेल तो बोला नहीं। साथ में बोला कि 3 कंप्लीटेड ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उस पे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम वो प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं जिसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट को डिसीज पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 18,000, सेकेंड ईयर का 19,000 और थर्ड ईयर का 17,000। डिवाइड बाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर से 3 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जो है ये हो जाएगा 4 और 5, 54,000 अपॉन 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू रुपीज़ 18,000। तो अब डिसीज्ड पार्टनर यहाँ पे कौन है, डिसीज्ड पार्टनर है Z। तो Z से शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, Z से शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने के लिए कहा है, इनटू हिज शेयर। तो डिसीज्ड पार्टनर Z है और कोई भी पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है तो हम इक्वल मानते हैं। तो 3 पार्टनर थे तो इसका शेयर कितना हुआ 1/3। लेकिन हमें कब से कब तक का देना है, जो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर था, लास्ट अकाउंटिंग ईयर था, उससे लेकर के, उस डेट से लेकर के टिल डेट ऑफ डेथ। तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च रहा होगा, तो स्टार्ट हुआ अप्रैल से, तो अप्रैल से लेकर के और डेथ हुआ 31 मई 18 को। तो अप्रैल मई जून कितना, अप्रैल में कितना मंथ आया, 2 मंथ आया। तो 2/12 मंथ्स अपॉन 12 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 3 1 ज़ा 3, 1000। कितना आया शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1000। अब अगर एंट्री करनी होगी तो हम एंट्री कैसे करेंगे। फर्स्ट केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदल रहे हैं, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलते हैं रिमेनिंग पार्टनर, तो एंट्री होती है डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना आया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1000 रुपीज़, एंट्री पास कर देंगे। लेकिन जब रेशियो बदलते हैं तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमें गेनिंग रेशियो यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो x/y/z इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं दिया, तो 1:1:1 लेंगे। ये हो गया ओल्ड रेशियो। Z डाइड, Z का डेथ हो गया, तो x/y ने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। तो पहले देखो 1 था, 3:2 है, तो रेशियो तो चेंज है। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। तो गेनिंग रेशियो x का न्यू माइनस ओल्ड 3/5 माइनस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 - 5/15 इज इक्वल टू 4/15। और y इज इक्वल टू न्यू है 2/5, ओल्ड है 1/3, 6 - 5/15 इज इक्वल टू 1/15। तो x/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/15 इज टू 1/15 इज इक्वल टू 4:1। क्या गया, गेनिंग रेशियो 4:1 में एंट्री कर देंगे। तो बी केस में क्या होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो डिसीज्ड पार्टनर है Z, तो 2Z's कैपिटल अकाउंट हो गया 1000 और गेनिंग पार्टनर XY है, रेशियो इनका गेनिंग है 4:1, तो ये हो जाएगा 1000 को सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करिए 5 2 10 200 2 4 8 यानी 800 हो जाएगा x का और 200 हो जाएगा y का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। किस बेसिस पे? टाइम बेसिस पे। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि किस पे बेस्ड होगा? सेल्स बेसिस पे। अगला क्वेश्चन दिया है A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. C died on 30th June 2018. Profit and sale for the year ended 31st March 2018 were rupees 1 lakh and rupees 10 lakh respectively. Sales during April to June 18 were rupees 1,50,000. You are required to calculate share of profit of C up to the date of his death. और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 दिया हुआ है और सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 18। देखो ईयर एंडेड क्या दिया है? ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 क्या दे रखा है हमको? हमको दे रखा है प्रॉफिट, कितना दे रखा है? रुपीज़ 1 लाख। फिर इसके बाद सेल्स दे रखा है रुपीज़ 10 लाख। फिर हमको क्या दे रखा है? अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018 सेल्स दे रखा है। क्या दे रखा है? सेल्स। रुपीज़ कितना दे रखा है सेल्स हमको? 1,50,000 रुपीज़। और जो पार्टनर है सी वो उसका डेथ कब हुआ है? ऑन 30th जून। कब डेथ हुआ? 30th जून को। और जो रेट दे रखा है वो हमें निकालना है कि रेट कितना होगा वो भी फाइंड करना है और इसके बाद हमें एंट्री भी करनी। तो अब देखिए सी का डेथ कब हुआ? 30th जून। तो ये जो जून में अगर डेथ हुआ तो स्टार्ट कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल। 30th जून 2018 है, 2018 को डेथ हुआ 30th जून को। तो 30th जून कब आएगा? 31st मार्च 2019 से पहले, लेकिन 1 अप्रैल 2018 के बाद। मतलब ये कौन सा ईयर हुआ? ये करंट ईयर हुआ हमारा। और हमें जो प्रॉफिट और सेल एक दे रखा है वो ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 दिया है, यानी कि ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2017 का दिया है। तो ये कौन सा ईयर हुआ हमारा? प्रीवियस ईयर हुआ। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और सेल दे रखा है। अब देखो अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ, जून में डेथ हुआ, तो अप्रैल से लेकर के जून 2018 तक का सेल दिया है। तो ये किस ईयर का हुआ? करंट ईयर का सेल हुआ। तो अब हमें किस बेसिस पे निकालना है? सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये प्रॉफिट कितना दे रखा? 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स कितना है? 10 लाख रुपीज़ है। तो अपॉन 10 लाख रुपीज़ इंटू 100 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो ये कटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पे कटा। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 10% हो गया। अब हमें क्या निकालना है? करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30th जून 2018 फ्रॉम द बिगिनिंग टिल डेट ऑफ डेथ हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? इसके लिए हमें चाहिए करंट ईयर सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो करंट ईयर का सेल हमको दे रखा है अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना? 1,50,000 इंटू रेट हमने निकाला है कितना? 10%। तो 10 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट गया, 15,000 रुपीज़ हो गया। अब देखो अभी तो ये प्रॉफिट निकला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30th जून 2018, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ डेथ निकला है।
हमें क्या चाहिए, किसका प्रॉफिट, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो डिसीज्ड पार्टनर है सी, तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल डेट ऑफ डेथ। तो डेथ तक का प्रॉफिट कितना है, डेथ की डेट तक का 15,000 इनटू, भाई टाइम तो निकल ले आया कि जितने दिन वो बिजनेस में था उतने दिन का प्रॉफिट हमें पता है, हमें सिर्फ उसका शेयर निकालना है। तो उसका शेयर कितना दे रखा है सी का 1/5, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:2:1, तो क्या हो गया 1/5, तो 1/5। अब निकाल लो कितना हुआ 3,000 रुपीज़। तो डिसीज्ड पार्टनर जो सी है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया, 3,000 रुपीज़ आया। अब इसके लिए हमें एंट्री क्या पास करनी है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, कोई रिमेनिंग पार्टनर डिसीज्ड पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ऐसे कंडीशन में रेशियो बदलता ही नहीं है। तो ए बी का जो शेयर था, जैसे A:B:C, A:B:C 2:2:1 था, तो सी अगर रिटायर हो गया तो ए बी का जो रिमेनिंग शेयर होगा वही होगा, यानी कि रेशियो तो इन्होंने बदला नहीं। तो जब रेशियो बदला नहीं तो एंट्री क्या होगी प्रॉफिट के लिए, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना 3,000 रुपीज़। ये हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों होगा, उसमें मिक्स क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट का डिसीज्ड पार्टनर के शेयर का और गुडविल का, दोनों का मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे।